So today we are discussing angle of friction. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? चूंकि एंगल ही है तो दो रेज के बीच में ही होगा ना, तो अभी हम देखेंगे वो कौन सी दो रेज है जो इस एंगल को बनाती है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे वहां पर, फिर डिफाइन करने में आसानी हो जाएगी। तो पहले हम देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है किन दो रेज के बीच में बनता है, अभी हम वही डिस्कस करेंगे, फिर बाद में डेफिनेशन देखना आसान हो, चूंकि एंगल जो भी होगा वो दो रेज के बीच में बनता होगा। तो पहले हम देखेंगे ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है किन दो रेज के बीच में बनता है, उन दो रेज को ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर आगे जाके जो डेफिनेशन होगी वो आसानी होगी। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक बॉडी यहां ले ली, ये देखिए आप, ये बॉडी है, लेट मी सपोज ये बॉडी जो है इट इज हैविंग ए मास m। ठीक, अब इस बॉडी का जो वेट होगा एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स वो होगा mg। ये देखिए आप mg। तो रिएक्शन फोर्स जो रखा होगा दैट वी कॉल नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल इसके अपोजिट में एक्ट करता होगा, है ना। वो नॉर्मल रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा, मैग्नीट्यूड में वो mg के ही बराबर होगा। ये देखिए, तो इस तरह जब आप एग्जामिनेशन में ये फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि इतना लंबा जो आपने mg का वेक्टर बनाया है इतना लंबा r भी होना चाहिए। इसे एग्जामिनर को पता चलेगा, इसको पता है कि ये r रिएक्शन फोर्स mg का है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन होते हैं मैग्नीट्यूड में बराबर है। दैट्स व्हाई वेक्टर्स की लाइन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए लेंथ। तो यहाँ पर जो लाइन आपने बना दी उतना ही लेंथ का यहाँ भी बनाएंगे। सो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन शो करेगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो बॉडी मैंने यहाँ बना दी है ना, ये ग्राउंड पर है, मान लेते हैं कि एक बॉक्स ग्राउंड पर है। अब इस बॉक्स को मैं फोर्स लगाता हूँ, है ना, लेकिन इतना फोर्स लगाता हूँ, ये वाला अप्लाइड फोर्स, कि द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव। याद रखना, ठीक है ना। हालांकि मैं इसे कम ही फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगा तो बॉडी मूव नहीं हो जाएगी, लेकिन अप्लाइड फोर्स जो मैं P लगाता हूँ इतना मैग्नीट्यूड का लगाता हूँ कि बॉडी जस्ट बिगिन मूव नहीं हो रही है, जस्ट बिगिन टू मूव। यानी इसका मतलब है उसके बाद ऐसे अगर मैं थोड़ा ही फोर्स इंक्रीज करूंगा ना तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। सो आपको पता है कि व्हेन अवर अप्लाइड फोर्स इज सच दैट द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है ना रिवर्स डायरेक्शन, जो आपके अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रहा है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स एट दैट टाइम इज कॉल्ड मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसीलिए मैंने ये P जो है इसके अपोजिट में जो फोर्स दिखा, जो इस P को अपोज कर, उसको मैंने FMS लिखा। मैं इसको FS भी लिख सकता था, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। FMS क्यों लिखा? क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स P है इतना मैंने लगा दिया बॉडी पर कि बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव। तो इस वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में जो ये वेक्टर शो करता है तो इट इज FMS, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक। बिकॉज़ मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आप डिफाइन ही कर दें दैट इट इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स when you apply such a force on a body that the body just begin to move, उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को अपोज करता है दैट्स कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। So this is my FMS, surely it will be in magnitude equal to P। ओके, अब मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक, एक है ये R फोर्स है तो वेक्टर है, एक है FMS ये भी फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स, लेकिन है तो फोर्स ही। अब ये दोनों वेक्टर है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। मैं इन दो का रिजल्टेंट देखना चाहता हूं। तो आपने वेक्टर एडिशन पढ़े हैं, आप वेक्टर्स का ऐड कैसे करते हैं, आप वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, या तो आप ट्रायंगल ला यूज करिए या तो पैरेललोग्राम ला यूज, क्योंकि दो ही वेक्टर है। और यहां पर जो सिचुएशन मेरे पास है वो बिल्कुल ये है कि ये आपका एक वेक्टर है FMS, ये आपका दूसरा वेक्टर है, और आप इनको ट्रायंगल लॉ के जरिए से ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ के लिए जरूरी कंडीशन है कि एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर के इनिशियल पॉइंट के साथ मिला होना चाहिए, और यहां सिचुएशन नहीं है, यहां दोनों वेक्टर्स के टेल्स आपस में मिले हुए हैं। तो इसलिए इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं यू टेक द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो इसलिए इन दो वेक्टर्स का एडिशन को बेटर तरीका बताने का यहां पर होता है रिजल्टेंट वेक्टर्स में। तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैं पैरेललोग्राम लॉ से निकालता हूं, और पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, वो बोलता है कि आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट हो जाएगा, इसके तो चार साइड्स होती है, तो मैं FMS के इक्वल भी और पैरेलल भी यहां पर एक लाइन डालता हूं, इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो लाइन यहां पर है ये बिल्कुल यही FMS है, क्योंकि ये इसके इक्वल भी है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, इसलिए अगर ये FMS है तो ये भी FMS है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो कि इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। मैंने FMS के पैरेलल और इक्वल ये लाइन डाली, R के पैरेलल और इक्वल में यहां लाइन डालता हूं, ये देखिए। तो इसका मतलब ये आपका R है, श्योरली, ये देखिए, सॉरी
ये देखिए यहाँ पर, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इसको डिफाइन नहीं करना, आपने ऑलरेडी जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इन जब आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट एडिशन रिजल्टेंट मुझे देता है इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उस पॉइंट से गुजरता है जहां पर ये दो वेक्टर्स आपस में मीट करते हैं, यानी पॉइंट ओ पर, और इसी पॉइंट ओ से जो डायगोनल गुजरेगा इस वेक्टर का, ये देखिए मैं इस डायगोनल की बात करता हूँ, ये देखिए हालांकि इसका एक और डायगोनल यहाँ से गुजरेगा, लेकिन पैरेललोग्राम अल्लाह में कहता है कि वो वाला डायगोनल जो उस पॉइंट से गुजरेगा जहां पर दो वेक्टर्स आपस में मिलते हैं, यही डायगोनल आपको रिजल्टेंट देता है आर और एफएमएस फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यही मैं वहां पर इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास ये एफएमएस एक वेक्टर है और ये है आर दूसरा वेक्टर, ये यहाँ पर मिले हुए हैं से पॉइंट ओ पर, तो मैं इन एफएमएस और आर का रिजल्टेंट देखना चाहता हूँ। आप पूरा ध्यान रखिए, ठीक है ना, अभी मैंने डिफाइन ही नहीं किया वेक्टर इस एंगल को, तो मैं पहले दो रेज देखना चाहता हूँ जिनके बीच में एंगल बनता है। तो इसलिए एफएमएस और आर का रिजल्टेंट मुझे कौन देगा, पैरेललोग्राम का। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस एफएमएस के पैरेलल और इक्वल में यहाँ एक और लाइन डालता हूँ। ये जो लाइन मैंने डाली है ना डॉटेड लाइन, एक्चुअली दिस इज आल्सो एफएमएस, तो ये भी एफएमएस है क्योंकि ये बिल्कुल एफएमएस के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये भी एफएमएस ही है। आर के इक्वल और पैरेलल में यहाँ एक और लाइन डालना चाहता हूँ, ये देखिए आप, क्योंकि तभी तो ये पैरेललोग्राम बनेगा ना, ये देखिए आप, ये देखिए चलिए। तो ये पैरेललोग्राम जो है इसका ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल जो इस पॉइंट से गुजरेगा, ये देखिए आप, तो ये वाला जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल, ठीक है, लेट मी नेम दिस एज ओ, दिस इज ए, तो नॉर्मल रिएक्शन शो करता है वेक्टर, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज एल, दिस इज एम, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ओ एल, ये ओ एल डायगोनल क्या है, ये बेसिकली रिजल्टेंट है किसका, आर और एफएमएस का, इसको आप ध्यान रखिए। और यहां पर जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, ये पहले आप ओ एल को याद रखिए, ओ एल क्या है, ये बेसिकली रिजल्टेंट देता है, किसका रिजल्टेंट देता है, एफएमएस और आर का, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, जैसे मैं इसको तारीफ करके लिखता हूं, ठीक है ना। सो ओ एल इज रिजल्टेंट ऑफ शाबाश एफएमएस एंड और, हो सकता है आप वर्ड्स में लिखोगे पूरा, तो आपको लिखना है OL is resultant of limiting friction and normal rate। ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है OL, तो आप ये दो चीजें मत देखिए। बेसिकली ये OL एक्चुअली रिजल्टेंट है, फिर आगे लिखा है किस किस का, सो OL एक्चुअली रिजल्टेंट, एक ही लाइन है रिजल्टेंट, किस किस का, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। अब इस डायगोनल जिसकी ये तारीफ है, इस डायगोनल और इस नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो ये यहाँ एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल, यही एंगल कहलाया जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसी को बोलते हैं। दैट इज व्हाई मुझे पहले बताना पड़ा कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन किन दो रेज के बीच में बनता है। तो वो जो एंगल थीटा आप देख रहे हैं, which gets formed between OL and R, this is called angle of friction for the two bodies which are in contact with respect to each other। तो अब क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब डिफाइन करने के लिए आसानी हो जाएगी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल which gets formed, किस रे के बीच में फॉर्म होता है, which gets formed between, शाबाश, between हम नहीं लिखेंगे ना OL, ठीक है, हमेशा इसको OL नाम नहीं लिखा गया होगा, ये OL जो है इसकी ये तारीफ लिखेंगे। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल which gets formed between resultant of, इसको क्या बोलते हैं, resultant of normal reaction, resultant of limiting friction and normal reaction and normal reaction, ठीक है। हम लिखेंगे ना जो OL एंड आर के बीच में बनता है, जो OL और R के बीच में, लेकिन इसको जब आप वर्ड्स में बताएंगे ना, अब OL की तारीफ ही तो ये है, तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल व्हिच गेट्स फॉर्मड बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या चीज है, तो आप लिखिए डेफिनेशन। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने यहां थीटा से डिनोट किया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज थीटा इज द
एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, हाँ किस किस रे के बीच में बनता है, बिटवीन, हम नहीं लिखेंगे ओ एल एड आर, इसकी तारीफें लिखेंगे, इसकी भी तारीफें लिखेंगे इन वर्ड्स, इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन resultant of limiting friction and normal reaction, between resultant of normal reaction, sorry, resultant of limiting friction and normal reaction, ये OL की तारीफ है, normal reaction, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्योंकि ये OL को डिफाइन करते हैं। सो इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन किस किसके बीच में, OL और R के बीच में। अब ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपने देखा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है, ठीक है ना, तो एक एंगल बनता है किस किस के बीच में, OL और R के बीच में, वही एंगल कहलाया जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन इसको वर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो ये OL जो है, ये OL बेसिकली रिजल्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है ना। सो हम कहेंगे दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब थोड़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम मैथमेटिकली इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम जाएंगे इस ट्रायंगल पर जिसको मैंने बीच में क्रॉस लगा दिया, तो ट्रायंगल का नाम है OAL, ठीक है, राइट एंगल्ड एट A, ठीक है। तो ये बन गया OL हाइपोटेन्यूज, इसी तरह LA बन गया इसका बेस, AO बन गया इसका अल्टीट्यूड, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में मैं tan थीटा मालूम करना चाहता हूँ, tan थीटा। तो आप tan थीटा को क्या पढ़ेंगे वर्ड्स में, अभी थीटा सिर्फ थीटा नहीं है, ये थीटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, सो इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक्चुअली। सो tan थीटा हियर मींस tan ऑफ एंगल ऑफ, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan अगर आप लेंगे, सो दैट इक्वल्स मैथमेटिकली सिंपली tan किसके बराबर होता है ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर बाय बेस। और ये जो ट्रायंगल मैंने डिस्कस की, क्योंकि एंगल जो होता है इसके अपोजिट जो साइड होता है वो तो परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा जो ये है इसके अपोजिट जो साइड है LA वो तो परपेंडिकुलर है, सो ये हो गया परपेंडिकुलर। और बेस इस ट्रायंगल का जो है वो तो है OA, ठीक है, दैट इज OA। और tan थीटा यानी tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स, अबे LA जो है, LA जो है इसको मैं लिख सकता हूं ये OM है ना, OM क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम के इक्वल भी है, पैरेलल भी है, लेकिन OM क्या शो करता है, ये तो FMS शो करता है, तो इसलिए ये AL के बदले में लिख सकता हूं FMS, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती है और पैरेलल भी होती है पैरेललोग्राम की। तो LA जो है नो डाउट ये OM के बराबर है, बीइंग अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम, लेकिन OM खुद दिखाता है FMS, तो इसलिए LA के बदले में लिखूंगा FMS यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय, अब OA क्या है, ये जो OA है तो ये डिनोट करता है R यानी नॉर्मल रिएक्शन। सो आपको tan मिल गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, सो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल, अब ये चीज तो आप जानते हैं है ना, आपने इस लेक्चर से पहले जो लेक्चर पढ़ा है इसमें आपने दो कोएफिशिएंट्स पढ़े हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज़ इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी चीज को आपने पिछले लेक्चर में बोला कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो आपने ऐसे लिखा US, तो पता चल गया कि एक रिलेशन भी है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच में, कि अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan लेंगे, अगर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट लेंगे, so you will surely get coefficient of static friction for those two bodies which are in contact। तो इस इक्वेशन को आप याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इसको आप वर्ड्स में भी लिखेंगे that tangent of angle of friction equals the coefficient of static friction for the two bodies which are in contact, ठीक है, that is tangent of angle of friction, tangent of angle of friction इक्वल्स, शाबाश, किसके बराबर होता है, इक्वल्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो
अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं, इससे पहले जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है F/m/r, होता है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन पता होनी चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अब आपको एक और तरीका मिल गया ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ढूंढने का, कि अगर आपको थीटा पता है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है, आप उसका tan ले आइए, यू विल गेट दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर ये डिफिकल्ट प्रोसेस है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए, ये बहुत आसान प्रोसेस है, आपको सिर्फ थीटा निकालना पड़ेगा, उसका tan ले लो, you will get μs, that's coefficient of static. So tangent of angle of friction equals the coefficient of static friction for the two bodies which are in contact with respect to each other. It's all about this.